अगर गेट एक्सेल 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एक एक सेक्शन के बारे में, तो पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर शुरू होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो हमारा जैसे बायोस्कॉलर ऐप में आप अगर जाएंगे तो हम लोगों ने गेट एक्सेल 2025 के लिए ऑलरेडी बैचेस और क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप सिंपली जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें जाके बायोस्कॉलर ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा गेट एक्सेल 2025। ये ऐसा एक दिखेगा गेट एक्सेल 2025। इसके लिए बैच का जो प्राइस है ओनली 2500 रखा गया है ताकि सब लोग इसको अफोर्ड कर पाए। अगर आप पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए बायोस्कॉलर ऐप, और पर्टिकुलरली गेट लाइफ साइंस के कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग पहले सिलेबस के थ्रू जाते हैं, क्या सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा 2020, 21, 23, 24 इसमें और उससे पहले जो पुराने क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर आप देखेंगे। लास्ट 2020 के पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस थोड़ा अलग था। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। कि पूरे सिलेबस को कवर करके जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, पर जब मैं जहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ दैट इज़ एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके साथ साथ फ्री एनर्जी चेंजेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये गेट का एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ से गेट हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो आप तैयार रहिए, इस साल भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये पूरा टॉपिक में आप देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब थर्मोडायनामिक्स को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री और कोर जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपका जो थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप से लगाना है और फॉलोड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आप सवाल ये है कहाँ से करें, नीट लेवल का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, नीट लेवल का जो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, जो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिए। 4-5 साल का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लीजिए। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक 1 और 2 क्वेश्चन। जनरली 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कभी कभी MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन नेट और एक क्वेश्चन MCQ से गारंटीड है कि इस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूला। और जिन लोगों को हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है आप पॉज करके एक बार जूम इन कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिख जाएगा। एक्चुअली इस पूरे एरिया को कवर अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये PDF में मैं कर सकता हूँ। तो PDF शेयरेबल करने के लिए मैं छोटा थोड़ा लिख रहा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं और फार्मूलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, बेसिकली थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स चेंज, पावर, डायनामिक्स मीन्स पावर। सो थर्मोडायनामिक्स में पहला जो चीज़ है दैट इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का कंसेप्ट। जनरली टॉक अबाउट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, बहुत कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं कि आपका जो स्टेट फंक्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ एक्सचेंज। नाम में ही स्टेट है, स्टेट फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, जहाँ पे देखिए ये अगर इनिशियल है और ये एक फाइनल स्टेट है। सपोज़ मान लेते हैं ये XA है और ये दूसरा है XB। अब देखिए अगर हम चेंज के बारे में बात करें, कौन से पाथ से जा रहे हैं। सपोज़ हम स्टेट इनिशियल से फॉरवर्ड फाइनल में चले गए तो हम पहला वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, दूसरा वाला पाथवे भी फॉलो कर सकते हैं, थर्ड भी पाथवे फॉलो कर सकते हैं। पर जो चेंजेस जैसे ये प्रेशर का चेंज, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ दैट यू आर गोइंग थ्रू। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। एक क्वेश्चन 2019 में और 2020 इस साल में पूछा गया, हम देखेंगे। डायरेक्ट स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं पूछा गया पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन
एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है अगले एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। सो हीट एंड वर्क डन, ये दो ऐसे यूनिट हैं दैट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दे आर द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इसलिए इसको पाथ फंक्शन बोला जाता है। तो बहुत आसान है याद रखना बेसिकली। एक है वर्क डन, एक है वर्क डन दैट इज़ डब्ल्यू, जो बहुत कॉमन सा चीज़ है थर्मोडायनामिक्स में, और दूसरा है हीट। ये है आपका पाथ फंक्शन के दो फंक्शंस। पाथ फंक्शन में दो फंक्शंस आते हैं दैट इज़ हीट एंड वर्क डन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट concept that you need to know before starting the chapter of thermodynamics. दूसरा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क भाई? वर्क डन, जैसे मैंने बोला थर्मोडायनामिक्स का एक ही फंडा है कि वर्क डन निकालने के लिए बोला जाता है। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है इन कंसिडरेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। फॉर अगर आप प्रेशर के टर्म में इसको ही देखें, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू माइनस 2.302, इसको एल एन को हमने लॉग में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट है 2024 में ही क्वेश्चन आया है बेस्ड ऑन यही पूछ लेगा कि आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन वर्क डन के ऊपर दे देगा, बोलेगा कि वॉल्यूम चेंज ऐसा ऐसा हुआ है और प्रेशर चेंज ऐसा ऐसा हुआ है। सो प्रेशर चेंज एंड वॉल्यूम चेंज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके साथ साथ इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमको देखना है कि इसमें एल एन नहीं आता, तो माइनस पी टू वी टू बाई वी वन, वी टू माइनस वी वन माइनस एन आर टी वन बाई पी टू बाई पी वन, इसको ही हम पी वी इजकल टू एन आर टी ये फार्मूला से लिखते हैं। और दूसरा छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज़ माइनस पी एक्सटर्नल, ये कॉन्स्टेंट कर देंगे हम, दैट इज़ पी एक्सटर्नल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये चेंज नहीं होगा, वी टू माइनस वी वन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप सब लोगों को ये पहला लॉ पता है, क्लास 11 का बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी को केयरफुली आप एक बार देख लेना, आपका सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। और अगर कंसेप्चुअली और क्लैरिटी चाहिए तो नीट लेवल का कोई भी वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं, मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, नीट लेवल का कोई भी वीडियो आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला जो आप रिप्रेजेंटेशन है कैसे हम लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, Q is the heat applied and W is the work done. Work done, heat applied and change in the internal energy. So इससे हम ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसको कैसे निकाल सकते हैं? आपको अगर हीट अप्लाइड पता है तो आप P एक्सटर्नल V टू माइनस V1 इंटीग्रेट जब करेंगे एट V1 टू V2 में, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 देन यू कैन राइट एज डब्ल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल V2 बाई V1। फार्मूला इसको इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि फार्मूला आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देके जाएगा, कुछ करना नहीं है, क्योंकि गेट का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। सो काइंडली नोट इट डाउन एंड विल अप्लाई इन द फार्मूला आल्सो। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, वर्क डन, हीट अप्लाइड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, पर एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा ये है वर्क डन जैसे हमने देखा अभी एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। तो जो पी एक्सटर्नल डेल्टा भी V1 बाई V2 पी एक्सटर्नल, इफ़ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट देन वी कैन राइट इज एज पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 और W इज इक्वल टू Q माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। ठीक है, चेंज इन सॉरी ये मैंने एक गलती लिखा है, दैट वुड बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। उसके बाद आता है एंथैल्पी का कंसेप्ट विच टॉक्स अबाउट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, एट कांस्टेंट प्रेशर पी डेल्टा वी। इसके बाद आता है दो कंसेप्ट दैट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। चेंज इन एंथैल्पी का आप जब कंसेप्ट देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी जैसे CV CP इसके बाद ही आता है, CV CP एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा DH इज इक्वल टू CP DT, CP माइनस CP इज इक्वल टू R। ये भी एक पेटेंटेड फार्मूला है जो आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। और अगर हम डेल्टा H के बारे में बात करें तो N CV T2 CP एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा एंथैल्पी T2 माइनस T1। सो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा अगर क्वेश्चन पूछा गया है। तो
ये रहा फार्मूला 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या देखेंगे हम, इसके बाद आते हैं गिब्स Cp माइनस सी बी इजकल टू आर। ये होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स का ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन आपको बताया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन ही काफ़ी है। आप चाहे कुछ भी जो फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इट विल बी क्लियर बाय दिस काइंड ऑफ फार्मूलाज। एक बार रिवाइज कर लेना, जूम आउट करके एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं PDF शेयर कर दूंगा, देख लेना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? इट टॉक अबाउट एंथैल्पी एंट्रोपी, जहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब क्या है ये, अगर कोई भी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी that depends on the volume, that doesn't depend on the volume, mass and volume, which is mass and volume independent, then it is known as intensive property, like temperature, pressure, density, viscosity, molar heat capacity, surface tension, boiling point, freezing point, mole fraction. क्या है ये intensive property? It doesn't depend on the mass and volume of your types of system, temperature, density, viscosity, molar heat capacity. molar heat capacity चाहे आप 5 ग्राम किसी सपोज़ कोई कंपाउंड का ले लें, मोलर हीट कैपेसिटी या पानी का मोलर हीट कैपेसिटी जितना होगा, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज भी करें, दैट विल नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है, आपका जो एक्सटेंट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट, कितना बड़ा होगा। तो मास वॉल्यूम बेसिकली, अगर आप 1 लीटर और 1 ml पानी के बीच डिफरेंशिएट करें, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दो अलग अलग चीज़ हैं, सो काइंडली बी कंसिडरेट अबाउट इट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हीट कैपेसिटी आता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मोलर हीट कैपेसिटी आता है। एज इट इज़ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कंसेप्ट मोरलेस सेम है। अगर आप थोड़ा बहुत बॉदर हो रहा है तो यही जो सब मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंथैल्पी का कंसेप्ट जो आता है थर्मोकेमिस्ट्री से, उसके बाद ही आता है हेसेस लॉ, जो सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, अगर आप सपोज ये ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है एक स्टेप में, सो इसका हाफ रिएक्शन हम अगर लिखें, सी ग्राफाइट प्लस हाफ O2, CO बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन विल react with half molecule of O2 ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ O2 and will form CO2। तो टोटल जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा H इजकल टू डेल्टा H, इन दोनों का जो चेंज होगा ये हम टोटल ऐड कर सकते हैं। सो हेस लॉ अप्लाई जब हम करेंगे तब और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी बहुत खास पूछा नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमेशा याद रखना। अगर डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव हो दैट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक लेस देन 0। ये क्वेश्चन भी आपको अभी दिखेगा, दैट इज़ इन कंसेप्ट टू, सो इन कंसेप्ट टू अगर DNA पॉलीमराइज हो रहा है तो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक। 2023 में या 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इज़ कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, डेल्टा S इजकल टू 1/T, Q रिवर्सिबल बाई T। सो डेल्टा S को हम डेल्टा H/T हिसाब से एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा S इजकल टू NR/ln V2/V1। एज इट इज़ फार्मूला याद रखने की कोशिश करना, और डेल्टा S टोटल इजकल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो बहुत कॉमन है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भी नहीं है, मैं इसको ऐसे एज ये वाला चीज़ मैं बताऊंगा कि आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। ये जो है इसको थोड़ा देख सकते हैं, बाकी तो ज़्यादा बॉदर होने का ज़रूरत नहीं है। डेल्टा S इजकल डेल्टा H/T फॉलोड बाय गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट जहाँ पे आता है वो छोड़ना नहीं है। डेल्टा इज इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस RT ln के माइनस 2.30T RT log के। कंसेप्ट मोर और लेस कहीं पे भी चेंज हुआ नहीं है, बहुत सारे चीज़ें ऐसा नहीं है कि नया ही कुछ पूछ लिया जाएगा, यही है जो आपको एक बार बार रिवाइज करना हो पड़ेगा। जैसे मैंने बोला फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन, ये यहाँ पे देखिए स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, हीट ऑफ रिएक्शन, हेसेस लॉ। इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्लैरिटी और बढ़ जाए।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली and reversibly to double its volume. If the expansion work done by the system is 1728.85 joule, the temperature of the system is, अब क्या करना है यहाँ पे, पहला चीज़ 1 मोल, तो n इजिकल टू 1 मोल, ठीक है कोई बात नहीं। आइसोथर्मली तो टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, सो द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। अब पहले लाइन में मैंने एक आपको बताया था वर्क डन का फार्मूला, क्या था वो वर्क डन का फार्मूला, W इजिकल टू माइनस NRT ln V2/V1। यहाँ पे बताइए क्या बताए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, सो दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले लाइन में ही जो वर्क डन का फार्मूला था वही था, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डबल इट्स वॉल्यूम, सो V2 विल बी 2V1। अब यहाँ पे क्या पूछा है बताइए, यहाँ पे पूछा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी, तो ये T हमें पता करना है, हमें T पता करना है। वर्क डन कितना है 1728.85। अब n इजकल टू 1 है, सो -1 इंटू R का वैल्यू है 8.314, T का निकालना पड़ेगा ln। अब ln V2 का जगह 2V1/V1 हम अगर कर देंगे, V1 कैंसिल। अब T इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1728.85 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू ln 2। अब ये अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो आंसर जो आपका आने वाला है दैट इज़ 299.90, दैट इज़ 299.90। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे अप टू 2 डेसिमल, विल बी अप्रॉक्स टू 300। तो आंसर जो आने वाला है आपका, आंसर विल बी 300, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए -NRT ln V2/V1, ठीक है। सो दैट्स वाई विल टॉक अबाउट in case of work done how to find out the work done in case of reversible and irreversible process। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सेम चीज़ अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा जाएगा तो ऑफकोर्स वैल्यू ऐसे करके हम लिख सकते हैं, W इरिवर्सिबल इजिकल टू -P2 V2 -V1, ये फार्मूला लगा के, तो तब ये क्वेश्चन में प्रेशर का टर्मिनोलॉजी आएगा, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत करके रखा भी है। यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सबस्टेंट विथ टेम्परेचर एट T एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए इसमें एक फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, ये सब लोगों को हम लोगों को पता ये है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, विच इज़ वेरी कॉमन जनरली। अब ग्राफ इज बिटवीन डेल्टा G एंड T और डेल्टा G एंड यू कैन से एट G एंड T। अब फंडा ये है कि अगर आप जानते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसका है, गैस का ज़्यादा है। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम ड्रॉ करें अगर, तो y अगर g होगा mx माइनस c, अगर इस हिसाब से -T डेल्टा S दैट इज़ द नेगेटिव स्लोप। सो हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि नेगेटिव स्लोप किस में है। तो देखिए ये पॉजिटिव स्लोप है, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑमिट हो जाएगा, ये ऑमिट हो जाएगा, तो बचा 2। पहले हमें क्या कर लिया, हमने जो हमारा नॉलेज था उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा G इजकल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे -mx यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब देखिए जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव स्लोप, तो हमने ऑमिट कर दिया 2 ऑप्शन को, उसके हिसाब से स्लोप क्या है, स्लोप है आपका m इजकल टू माइनस डेल्टा S, तो उसका उल्टा हो जाएगा जनरली, है ना, जिसका ज़्यादा होगा उसका उल्टा होगा। तो इन कंसिडरेशन ऑफ दैट अब अगर ड्रॉ करेंगे इसको
तो 2-4 चीज़ें आएंगे। पहला पॉइंट, गैस का जो एंट्रोपी है वो हाई होता है, गैस का एंट्रोपी वो हाई होता है। तो कंसिडर अगर आप करेंगे इसको, इक्वेशन को आप थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे, जो दिखने के लिए मिलेगा, गैस सबसे ऊपर रहेगा, फॉलोड बाय लिक्विड देन सॉलिड। उल्टा नहीं होगा, क्योंकि स्लोप अगर आप देखेंगे तो स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा, तो गैस का ज़्यादा होगा एंट्रोपी, फॉलोड बाय लिक्विड देन सॉलिड। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको डेल्टा जी एंड पी का ग्राफ कभी पूछ ले, डेल्टा जी एंड पी का ग्राफ, क्या मैंने बताया, डेल्टा जी एंड पी का ग्राफ, तब क्या होगा, तब होगा ये रहा आपका ग्राफ, जोड़ दीजिए इसको थोड़ा, हाँ, और ये यहाँ पे और एक, ये होगा आपका गैस, ये होगा आपका लिक्विड, ये होगा आपका सॉलिड। ये ग्राफ होगा जी वर्सेस पी का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कंसिडर करना है, दैट इज़ ग्राफ को अच्छे से देखना है, जो आपने अब अगर थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एंट्रोपी ऑफ गैस डेल्टा एस इज़ हाई, सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। सो आप कंसिडर करेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आइडियली जो गैस है उसका एंट्रोपी इंक्रीज़ होना चाहिए, तो उस कंसिडरेशन में तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा। तो हम इसको ओमिट कर रहे हैं, सॉलिड का नहीं होगा, गैस का होगा, फॉलोड बाय लिक्विड देन सॉलिड, ठीक है। इसको कंसिडर भी करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा एक ग्राफिकल क्वेश्चन, तो ये एक्सपेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए जी वर्सेस पी का ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा जी भर भर के क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहीं इधर उधर करना नहीं है, डेल्टा जी से क्वेश्चन फिर से आएगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट व्हेन टू सिंगल, सो ये MSQ टाइप क्वेश्चन होगा। टू सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA कम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स एट ए गिवन टेम्परेचर। अब मान लेते हैं कोई भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैं मान लेता हूँ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर बताया गया है। तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, दूसरा भी एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। अब ये दोनों मिलके अगर डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएंगे, अगर डबल स्टैंडर्ड सुंदर सा DNA बनाएंगे, तो इन दोनों में एंट्रोपी और एंथैल्पी का चेंजेस क्या क्या होंगे, एंथैल्पी और एंट्रोपी का चेंजेस क्या क्या होंगे। तो आपका जो पहला पॉइंट जो रेज होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या हो रहा है, पहले रैंडमनेस ज़्यादा था, अब रैंडमनेस घट रहा है, सो डेल्टा एस विल बी लेस, सो डेल्टा एस घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच सिंगल स्टैंडर्ड DNA जब डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगा, दे विल फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देम, so the randomness of this single stranded DNA will be reduced, so entropy will be reduced, so delta S will be less than 0। पहला ऑप्शन करेक्ट, ये वाला B होगा। दूसरा, when we are forming bond, adenine will pair with thymine, guanine will forms hydrogen bond with 3 hydrogen with cytosine। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, so this will lead to formation of kind of exothermic reaction, bond formation is exothermic reaction, so delta H will be negative, so delta H, the change in enthalpy will be less than 0 because this is exothermic reaction, energy will be released। अब bond तो if you want to break the hydrogen bond you have to increase the temperature and ultimately जो आपका रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक हो जाएगा, so exothermic the process of bond formation because it is process of bond formation, तो ये भी हो जाएगा लेस देन 0। तो ये रहा आपका आंसर, बहुत फंडामेंटल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2023 में ही देख सकते हैं आप, 2 नंबर के लिए एक सवाल पूछा गया था कि बताइए भाई एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए क्या होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते इनिशियल में 2 हैं, हाफ है 2 हैं। सो अगर फार्मूला के बेसिस पे हम अगर देखें तो जो W रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दैट इज़ अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करें, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया, W इजकल टू माइनस NRT ln V2 by V1 है ना।
अब यहाँ पे बताया गया रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डबल्स, सो V2 इज इक्वल टू 2V1, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो माइनस nRT ln 2V1 बाई V1, सो V1 ओमिट माइनस nRT ln 2। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया। अब जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम जो इक्वेशन होगा दैट विल बी P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे, तो P एक्सटर्नल P हो गया 2V1 माइनस V1 दैट इज़ माइनस PV। अब इसको हम PV इज इक्वल टू nRT, सो माइनस nRT, इन दोनों का रेशियो लिखेंगे W रिवर्सिबल बाई W इरिवर्सिबल, सो माइनस nRT ln 2 बाई माइनस nRT माइनस nRT, सो आंसर शुड बी ln 2। अब प्रॉब्लम इसी का है कि भाई यहाँ पे शायद मोल को कंसिडर नहीं किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर आप n का वैल्यू नहीं देंगे तो ये आंसर होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन तो नहीं है, पर प्रोसेस ये है। उसके बाद जो रिवाइज आंसर किया था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस नहीं है, तो एक बार ये शायद गेट का कुछ दिक्कत हुआ होगा, शायद क्वेश्चन ड्रॉप भी किया गया होगा अगर दिक्कत हुआ तो सेम चीज़ रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन, चेंजेस इन वॉल्यूम के बारे में बताया गया है जो बिल्कुल आसान है। अब एक बार ऑलरेडी कर चुका है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में ही रिपीटेडली, बार बार सेम तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे भी वही डेल जी का वैल्यू आएगा। देखिए डेल जी, हाँ डेल जी दिखा दिया ना आपको। तो गिव्स फ्री एनर्जी हॉट शॉट टॉपिक है जो आपको करने ही करना है, ठीक है। अब बताया गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइसोमराइजेशन ऑफ 1 ब्यूटीन टू 2 ट्रांस ब्यूटीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो हम अगर कोई भी स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं जानते, देखिए क्या है, 1 ब्यूटीन इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2 ब्यूटीन। आपका जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ, 1 ब्यूटीन कुछ ऐसा दिखता है, 1 ब्यूटीन ऐसा दिखता है, और जो 2 ब्यूटीन है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। 2 नंबर पोजीशन पे बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। अब यह क्या है, आपका जो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन इज़ 71.39 एंड दैट ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन इज़ 63.06। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज़ के इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो हमें डेल्टा जी पहले निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी ऑफ कैसे निकालेंगे, ये पूरा रिएक्शन का डेल्टा जी, सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। सिंपल क्या करेंगे, डेल्टा जी निकालने के लिए डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटीन माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन। सिंपल हम क्या करेंगे, दैट इज़ 2 ब्यूटीन क्या है 63.06 माइनस 71.39, ये होगा आपका किलो जूल मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 8.3 किलो जूल मोल इनवर्स। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर बता दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 27 + 2 73, 27 करेंगे हम तो 300 केल्विन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो आपका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln के है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना है, ln के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा जी बाई माइनस RT, ठीक है। अब डेल्टा जी का वैल्यू है माइनस 8.3 किलो जूल पर मोल, तो इसको हम जूल पर मोल हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, 10³ कर लेते हैं। इसको जूल पर कर देंगे तो माइनस 8.3 इंटू 10³ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट R होगा आपका 8.314, टेम्परेचर कितना है 300, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 3.3 ln के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। अब के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू हो जाएगा कैसे लिखेंगे, e⁻³ दैट विल बी नियरली इक्वल टू 17, तो आंसर जो आएगा ये 17 आएगा।
राउंड अप टू 1 डेसिमल, तो 17 आंसर कर सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू होगा ये 17। तो एक बार पॉज करके देखिए, स्टेप्स बहुत आसान है, क्या करना है फटाफट आराम से आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही देख के रखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए। तो हम जानते हैं कि गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा जी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस is 314.6 kilojoule and pH3 phosphorus plus hydrogen phosphoric acid. Delta H of hydrogen gas is 218. The average bond enthalpy of pH bond in एक का निकालने के लिए बोला एवरेज बॉन्ड। अब पहले हम पता करते हैं क्या होगा, P प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए H3 हाइड्रोजन अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन मिल के फॉस्फोरिक एसिड बना लिया। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, अब हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब बताएं एवरेज निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट माइनस सिंपल हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो हमारा जो फॉस्फोरस का कितना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फॉस्फोरस का है गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन P प्लस H, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ इन pH3 इज। अच्छा, अब अगर इसको भी कंसिडर करें हम, अगर इसको लिखे, अगर फॉलोइंग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन एंड pH3, the average bond enthalpy of pH bond found in pH3। अब देखिए हम अगर इसको उल्टा करके इस इक्वेशन को ही लिखे, pH3 इजकल टू P प्लस 3H, तो एवरेज जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरिक pH बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए पहला पॉइंट हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब इसको हमने क्या ऐसे क्यों किया देखेंगे अभी। प्रोडक्ट तो 314 प्लस 3 इंटू 218, क्या 314 है आपका फॉस्फोरस के लिए, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट 3 हाइड्रोजन है, तो 5.4 इंटू 5.4 इंटू, नहीं गलत हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। सो जो आंसर आएगा आपका कैसे करेंगे देखिए। सो pH3 जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ फॉस्फोरस फॉलोड बाई, अब देखिए यहाँ पे जो आपका फॉस्फोरिक एसिड pH3, फॉस्फोरिक एसिड को हम अगर तोड़ेंगे P प्लस 3H, अब सिंपल हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो ये रहा प्रोडक्ट का जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस इज माइनस, हम क्या करेंगे 3 इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और माइनस डेल्टा H प्लस होगा, सॉरी ये प्लस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब क्या कीजिए हम देखिए वैल्यूज़ को 314.6 प्लस 3 इंटू 218 माइनस 5.4। अब ये करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 962.6। ये है आपका जो पूरा जो pH3 है उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा। अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, तो एक जो pH3 है उसका कितना pH बॉन्ड है 1 2 3, तो एवरेज क्या करेंगे हम इसको, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ a pH bond that is 962.6 divided by 3, so your answer will be 321। मैंने सिंपल क्या किया, pH को हम अगर पहले हम बना लेंगे pH3 को, और उसको ही उल्टा करके लिख देंगे तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन मैं ओमिट क्यों कर रहा हूँ, ये जो गेट 2020 जैसे मैंने बोला
ये केमिकल पोटेंशियल ये अब कुछ सिलेबस से हट गया है, तो पहले गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ये सब था, तो केमिकल पोटेंशियल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप ओमिट कर सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था ये इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोल्स ऑफ ये H2 होगा गैस फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इन गैस फेज। 3 मोल्स ऑफ हमें क्या करना है, 6H = 3H2। मैंने सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन से हम H2 गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये हमने इक्वेशन बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो ΔHR ΔHF ऑफ प्रोडक्ट क्या है बताइए, सेम प्रोडक्ट माइनस हमेशा रिएक्टेंट, ΔH ऑफ रिएक्टेंट होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ΔHF ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन माइनस ΔHF ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू कितना होगा, 6 हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए एक मज़ेदार सा चीज़, आप ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस का जो ΔH ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0, तो ये ओमिट हो जाएगा, 0 होगा। -6 × ΔH ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल बी 218, 6 × 218, तो आंसर आ जाएगा 1308 किलो जूल मोल इनवर्स। ये स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से हैं, तो काइंडली एक बार पॉज करके मैं एक बार चार्ट दिखा सकता हूँ तो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करते हैं सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन बेस्ड ऑन दैट, पर आपको ये आइडिया होना चाहिए, पहले थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन इज इन डीनेचुरेटेड इज इन इक्विलिब्रियम विद नेटिव स्टेट, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम साइन डाल देते हैं, है ना। सो एट 360 द बोथ N and D स्टेट आर इक्वली पॉपुलेटेड, मतलब N and D दोनों का जो अमाउंट है D and N, कंसनट्रेशन ऑफ D एंड कंसनट्रेशन ऑफ N विल बी सेम। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज डेल्टा इज इक्वल टू -139 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, देन द करस्पेंडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इज किलो जूल। अब अगर एंट्रोपी का बात आ गया तो क्या पता करेंगे हम, डेल्टा पहला 2 इक्वेशन हम जानबूझ के लिख लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताया गया है। दूसरा है डेल्टा जी इक्वल टू ΔH - T ΔS। अब यहाँ पे देखिए जो आपका के इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे बताया गया है जो N है, N and D दैट इज डीनेचर्ड एंड नेटिव, ये है नेटिव और दूसरा है डीनेचर्ड। नेटिव और डीनेचर्ड दोनों का जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल। अब सिंपल भाई क्या ही होगा, फिर के इक्विलिब्रियम 1 हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम विल बी 1, तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, ln 1 0 होगा। सो डेल्टा जी हम 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ΔH - T ΔS, तो ΔH इक्वल टू T ΔS हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एंथैल्पी चेंज ΔH निकालने के लिए बोला है, तो T ΔS टेम्परेचर है आपका 360 केल्विन इंटू क्या करेंगे, बताया गया है डेल्टा इज इक्वल टू -139 सो 50040 जूल होगा, तो इसको करेंगे तो 50 किलो जूल मोल इनवर्स इसका आंसर होगा, इन किलो जूल मोल इनवर्स, तो 50 विल बी द आंसर। क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर से सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आप अगर थोड़ा बहुत देखेंगे, एंट्रोपी डेल्टा S लिखते हैं NR ln V2/V1। V2/V1 करने के लिए हम सिंपल इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम जो बताया गया है इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, सो V2 विल बी 10, इनिशियल V1 विल बी 2। N कितना बोला है कि 1 मोल, सो N विल बी 1 हीलियम गैस, इनिशियल वॉल्यूम इतना,
तो कैलकुलेट कीजिए 1 इंटू 8.314 इंटू ln 10/2। अब ये जो डेल्टा एस हम निकाल रहे हैं ये हम सिस्टम का निकल रहे हैं, यहाँ पे सराउंडिंग के बारे में हम बताते हैं अभी। डेल्टा एस इजकल टू सिस्टम इजकल टू 1 इंटू 8.314 इजकल टू ln 10/2, दैट इज़ 8.314 इंटू ln 5, जिसका आंसर होगा 13.38 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब डेल्टा एस एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है फॉर, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इजकल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इजकल टू 0। ये है इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होने चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि जो आंसर होगा दैट विल बी नॉट इन नेगेटिव। ये अब जो आंसर जो होगा दैट विल बी इन नेगेटिव, नॉट इन नेगेटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव। अब सिस्टम का हमने पता कर लिया है ना, पर यहाँ पे सराउंडिंग के बारे में पूछा गया है। तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा आपका, सराउंडिंग जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, है ना। तो डेल्टा एस माइनस 13.38 होगा, माइनस 13.38 होगा आपका आंसर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, डेल्टा एस इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये सब कुछ जानते हैं, मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है। तो काइंडली इसको नोट डाउन करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो टॉपिक का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 कॉम्बसन ऑफ ग्राफाइट एंड डायमंड इन ऑक्सीजन इंडिविजुअली, ठीक है। ये हेसेस लॉ से आएगा, ये बनाता है CO2 गैस, ठीक है। इसका जो डेल्टा H है एट 298 केल्विन दैट इज़ माइनस 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। और दूसरा कार्बन जो तुम्हारा डायमंड है, डायमंड प्लस O2, ये बनाता है तुम्हारा CO2 गैस। इसका जो डेल्टा H है दैट इज़ माइनस 395.4 किलो जूल मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द डेल्टा H फॉर द कन्वर्सन ऑफ ग्राफाइट इनटू डायमंड। हमें क्या बनाना है, C ग्राफाइट इनटू C डायमंड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर ले तो एक ग्राफाइट सेम रहेगा, इस इक्वेशन को हमको रिवर्स करना है। तो C ग्राफाइट प्लस O2 गैस इक्वल टू CO2 गैस। इसको हमने ये जो इक्वेशन 2 को बाय रिवर्सिंग द इक्वेशन 2 ठीक है। तो हम CO2 गैस से C डायमंड प्लस O2 गैस, तो ये O2 कैंसिल, CO2 कैंसिल। सो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी C ग्राफाइट टू C डायमंड। दोनों को ऐड कर दिया, चेंज करके ऐड कर दिया। तो हम इसको चेंज करके दोनों को क्या करेंगे, सो डेल्टा H ऑफ ग्राफाइट टू डायमंड G2 डायमंड ऐसे लिख देते हैं। दैट विल बी डेल्टा H ग्राफाइट टू CO2 में कन्वर्ट, ये माइनस 393.5 हमने इसको चेंज कर दिया है, तो वो रिवर्स कर दिया, तो इसका साइन जो है दैट विल बी चेंज टू प्लस। सो ये आप करेंगे तो आंसर आएगा 1.9 किलो जूल मोल इनवर्स। सिंपल हेस लॉ का एप्लीकेशन है, हेसेस लॉ।
ऐड कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया एक्सटेंसिव क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। अब बताइए एक्सटेंसिव क्वांटिटी इनमें से क्या होगा। फिर से जैसे मैंने बोला एक मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, तो वॉल्यूम होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सिंपल हम, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ज़रूर से ज़रूर आप बायोस्कॉलर ऐप चेक कर सकते हैं कोर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।